और अब खबरें विस्तार के साथ। विदेशी निवेश बढ़ाने के मकसद से सरकार और आरबीआई ने मिलकर बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने अध्यादेश जारी करके एफआईआईज को सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट दी है। वहीं एनआरआईज के लिए निवेश की सीमा और एफआईआर रूट का दायरा बढ़ाकर बड़ा संकेत दिया है। सरकार और आरबीआई के बड़े फैसलों पर ज्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो फैसला सरकार की तरफ से आया है, जिसमें सरकारी बॉन्ड्स पर टैक्स को लेकर एफआईआईज को बड़ी राहत के ऐलान है। इसमें क्या क्या कहा गया है और किस तरह की ये राहत होगी? देखिए, दरअसल इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार को जब पैसा जुटाना होता है तो सरकार सरकारी बॉन्ड जारी करती है। जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट होता है वैसे सरकार बॉन्ड जारी करती है, उसमें अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं। तो जो विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो उन विदेशी निवेशकों को इन सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने पर जो आमदनी होती है उसमें टैक्स में राहत दी है। दरअसल होता क्या है कि जब विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो उनको एक तय मात्रा में तय परसेंटेज का ब्याज मिलता है, तो सरकार उस ब्याज पर टैक्स लेती थी। अब सरकार ने कहा कि हम कोई ब्याज पर टैक्स नहीं लेंगे। ब्याज के अलावा उनको कैपिटल गेन्स होता था, चूंकि सरकारी बॉन्ड की कीमत बढ़ती थी तो उनको गेन होता था। जैसे शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर की कीमत बढ़ती है तो गेन होता है, तो वैसे ही जब गेन होता था सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने पर एफआईआईज को, तो सरकार ने कहा उस गेन पर भी हम आपसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, सरकार 20% का विदहोल्डिंग टैक्स लेती थी। विदहोल्डिंग टैक्स कुछ वैसा ही जैसा टीडीएस होता है एडवांस टैक्स के तौर पे, तो सरकार ने कहा हम विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं लेंगे। यानी सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशक जब पैसा लगाएंगे तो ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आज से लागू नहीं हुआ है। अध्यादेश तो आज से जारी हुआ है लेकिन लागू आज से नहीं हुआ, ये 1 महीने पहले से लागू हो गया है, यानी 1 अप्रैल से लागू हो गया है। 1 अप्रैल से जो भी विदेशी निवेशकों पर ब्याज बनता है, जो उनको गेन्स बन रहा है सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने की वजह से, उस पर उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। और अब नया पैसा लगाएंगे तो जाहिर तौर पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया विदेशी निवेशकों को बनाए रखने के लिए, विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में और ज्यादा आकर्षित करने के लिए। एक और चीज, इसमें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक व्यवस्था होती है, जिस यानी सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर, जिसको बीआईएस कहते हैं, उस पर भी इसी तरह के तमाम टैक्स छूट देने का सरकार ने फैसला लिया है। राइट, तो कई तरह से यहाँ विदेशी निवेशकों के लिए राहत, टैक्स में बड़ी छूट। इसके अलावा लक्ष्मण, एफआईआर रूट का दायरा बढ़ाना, एनआरआईज निवेश की सीमा को और बढ़ा देना, इन कदमों से क्या फायदा मिलेगा? देखिए, दरअसल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आपके नाते रिश्तेदार, पूर्वज या जान पहचान वाले लोग हो तो उनको ही बता दीजिएगा। वो लोग भारत के शेयर बाजार में पीएमएस के जरिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के जरिए वो पैसा लगाते थे। वो पैसा लगाने की सीमा जो थी, उस सरकार ने सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले 5% सीमा थी, उसे बढ़ा करके 10% करने का फैसला लिया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उनका जो भी होगा अलग अलग टूल्स में, वो 10% होता था, उसे बढ़ा करके 24% करने का फैसला लिया है। इसका ही मकसद है विदेश से पैसा यहाँ पर ज्यादा है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो एफपीआई विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, उसके नियमों को काफी ज्यादा आसान किया गया है। 15 साल, 30 साल, 40 साल वाले बॉन्ड को भी इसमें फुल्ली एक्सेसिबल रूट यानी एफआईआर के तहत शामिल कर लिया गया है। और भी कई सारे नियम आसान किए गए हैं ताकि एफपीआई ज्यादा आसानी से, ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में पैसा भारत में लगा सके। जी, दोनों ही बड़ी खबरें और इससे जुड़ी हुई कुछ बड़े अनाउंसमेंट आज आरबीआई की तरफ से भी आए हैं, उसका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ गई है और ये जीडीपी के आंकड़े चौथी तिमाही के और साथ में पूरे वित्त वर्ष 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 के, तो चौथी तिमाही में जो जीडीपी आई है वो आई है, ये आपके सामने जो नंबर है ये पूरे वित्त वर्ष का है 7.7, जो अनुमान था 7.5 का, तो पूरे वित्त वर्ष में अनुमान से बेहतर जीडीपी का नंबर आया है। क्वार्टर 4 में कितना है? 7.8%। अनुमान कितना था? 7.3%। पिछले क्वार्टर में भी 7.8 ही था, तो वहां पर बरकरार रहा, लेकिन अनुमान से बेहतर नंबर आया। तो चाहे बात करें क्वार्टर 4 की, चाहे बात करें पूरे वित्त वर्ष की, दोनों ही नंबर अनुमान से बेहतर आए। हालांकि वित्त वर्ष का जो नंबर है वो अभी एक एस्टिमेटेड नंबर है, आगे ये नंबर रिवाइज होता है, लेकिन Q4 का एक फाइनल नंबर यहां पर हमारे पास है। इस वक्त हमारे साथ डिलॉयट इंडिया की इकोनॉमिस्ट रुक्मी मजूमदार जुड़ गई हैं। रुक्मी, दोनों ही नंबर अनुमान से बेहतर आए हैं। चाहे क्वार्टर 4 की बात करें 7.8% पर रहा है,
चाहे हम पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो वहां भी जो नंबर है वो काफी अच्छा है, अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहा है। आपका एस्टिमेट भी क्या यही था और इन लाइन नंबर्स को कैसे देखेंगे अभी? थैंक यू विपिन जी। जी हाँ, हमारे नंबर भी एक्चुअली 7.6% फॉर द फोर्थ क्वार्टर ही थे। जबकि हमें लग रहा था शायद कम आ सकता है, पर लगता है कि जो मार्च का जो इम्पैक्ट है, जो अनसर्टेनिटी का, वो एक्चुअली इकोनॉमी पे ज्यादा नहीं दिखा है। और उसका कारण भी वही है कि सरकार ने काफी जो इम्पैक्ट है खुद पे अब्सॉर्ब कर लिया था। ऑयल प्राइसेस पास ऑन नहीं हुए, इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल पे रही थी, और जो मैन्युफैक्चरिंग और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर जो है उसमें वो इन्वेंट्री से उन्होंने अपना लास्ट क्वार्टर का, जो लास्ट महीने का जो एक्टिविटी चलाया था। तो इसलिए जो अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट फोर्थ क्वार्टर पे नहीं दिखा है। इनफैक्ट 7.7 हम लोगों का एस्टिमेट 7.6 था, और पूरे साल का भी 7.6 था। सो ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है, और ये एक्चुअली शो करता है कि अगर अनसर्टेनिटी नहीं हुई होती, हमारी इकोनॉमी वुड और भी बहुत अच्छी इस साल होने वाली होती, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। राइट रुक्मी, जीवीए भी आ गया है क्वार्टर 4 के लिए 7.9%। ना जी 7.9% जीवीए का भी नंबर आ गया। डेफिनेटली ये जीडीपी से ऊपर शो कर रहा है 7.9% पर। वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब प्रोडक्शन सेक्टर में बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जीडीपी यूजुअली एक्सपेंडिचर साइड दिखाता है, और जबकि जीवीए प्रोडक्शन साइड दिखाता है। अगर प्रोडक्शन हाई है तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी स्ट्रांग रही है, सप्लाई साइड काफी स्ट्रांग रहा है। मतलब सप्लाई की ग्रोथ ज्यादा रही है जितना कि ना डिमांड की ग्रोथ रही है, विच इज अ गुड साइन। और गिवन दैट इतना अभी हम लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होगा, जिसकी वजह से शायद जीवीए पे भी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, पर एटलीस्ट लास्ट ईयर तक कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड वो भी काफी स्ट्रांग दिखती हुई, जैसे कि जीवीए दिखा रहा है, काफी स्ट्रांग रही है। जी हाँ, क्योंकि मैम मैन्युफैक्चरिंग का नंबर भी मैं देख रहा हूं और वो आया है 7.3% पर। ओके, माइनिंग में 5.4, माइनिंग में 5.4% का ग्रोथ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहा होगा वो 7.3% है। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। तो बेसिकली पता चल रहा है कि एक तो आप देखिएगा, अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखा जाए इन द लास्ट क्वार्टर में काफी हाई रही है, विच मीन्स कि आई थिंक कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही थी। 75% यूजुअली ऑन एन एवरेज 74-75 के बीच में रहती है, जबकि इस बार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 75% के ऊपर रही है। तो इसका मतलब एक्टिविटी ज्यादा थी, सप्लाई साइड भी पिकअप कर रही थी इन टिल द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर। सो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। ये एक अच्छी खबर है, बिकॉज वहाँ हमारे देश का वो जो फोकस रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, वहीं से ही हमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की क्षमता बढ़ेगी। और इनफैक्ट मैम 8.4% कंस्ट्रक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन, ये तीन सेक्टर जिन पे नजर थी। मैन्युफैक्चरिंग का 7.3%, कंस्ट्रक्शन इज इवन बेटर, 8.4% आया है। ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और सरकार भी काफी कंस्ट्रक्शन पे काफी फोकस दे रही है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही किया था कि अच्छा रहेगा, पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्ट्रांग रहना इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ काफी अच्छी रही है अभी तक। अच्छा मैम, नंबर रिवाइज भी हो रहे। फॉर एग्जांपल Q3 का जो डेटा है वो रिवाइज होके 8% पे चला गया। अभी मैंने Q1 का भी देखा, वो रिवाइज होके 6.8% पे हो गया है। 6.7 था, रिवाइज करके 6.8 हुआ है। लेकिन जो Q3 गया है, ये यानी कि इसके भी पहले वाला क्वार्टर, उसको भी अब रिवाइज करके 8% कर दिया है। इसका मतलब ओवरऑल इकोनॉमी हैज परफॉर्म्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड। हम लोग थ्रू द ईयर हम लोगों ने काफी अनसर्टेनिटी देखी थी, और आई थिंक ये जो जीवीए स्ट्रांग रहना
और अगर कंजम्पशन का डेटा आया है तो वो उससे और भी पता चलेगा कि हमारा डिमांड साइड कैसा रहा है। बट सप्लाई साइड डेफिनेटली अच्छी रही है। और सेक्टर आ गया, 8% मैं कह रहा था की मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कम आउट इवन बेटर 9.9%। सर्विसेज राइट, सर्विसेज एक्सट्रीमली गुड ग्रोथ, मतलब ऑलमोस्ट 10% के आसपास डबल डिजिट ग्रोथ ऑन सर्विस सेक्टर। तो जबकि सर्विसेज सेक्टर ऑलमोस्ट 55-56% ऑफ हमारे जीडीपी को जीबीए को कंट्रीब्यूट करती है। तो आई थिंक जो जीबीए का जो 7.9% ग्रोथ इज वेरी ब्रॉड बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग से भी आया है, सर्विसेज से भी आया है। तो ये एक अच्छी बात है, ये अर्बन डिमांड को काफी स्ट्रांग रखेगा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो रुक्मी मैम, नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हम लोग इतनी अनसर्टेनिटीज से जूझ रहे हैं। ऑलरेडी एक वॉर ऑन था, दूसरा वॉर टैरिफ, लेकिन बावजूद उसके पिछले, अगर हम मैं 2 ही क्वार्टर पकड़ूं, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 जो हमारा पिछला क्वार्टर था, उसमें जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया इकोनॉमी ने, तो क्या हम माने कि तमाम जो बाहरी फैक्टर्स हैं वो एक तरफ रहे, लेकिन हमारा जो इंटरनल डिमांड है, हमारी जो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, वो इतना स्ट्रांग या रोबस्ट रहा कि उसने ये पूरी स्थिति को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया, और यही कारण है कि हम इतने अच्छे नंबर्स देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। वैसे ये मिडिल ईस्ट वाला क्राइसिस मार्च में ही ज्यादा हमें इम्पैक्ट किया है, क्योंकि सिचुएशन शुरू ही हुई है फरवरी के एंड से। तो उस एक महीने में आई थिंक, जैसे मैंने पहले बताया था, कि सरकार ने भी काफी अपनी तरफ से कोशिश की है कि उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे ना आए। फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ाए, काफी सब्सिडीज दिए थे, फर्टिलाइजर्स पे भी के प्राइसेस पे भी उन्होंने काफी उसको प्राइसेस को कम रखा, एलपीजी का सप्लाई का कंसिस्टेंट रखा। तो काफी सरकार ने भी कोशिश करी है कि इम्पैक्ट इमीडिएटली ना पड़े। उसकी वजह से ये दिखा है कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, वो दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस नहीं होता, तो हम लोगों की ये ग्रोथ कंटिन्यूड होती, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग इस अनसर्टेनिटी से जूझ रहे हैं। पर द फैक्ट दैट कि हम लोग इस क्राइसिस में घुसने से पहले हम इतने स्ट्रांग थे, वो एक बहुत कॉन्फिडेंस जताता है कि इंडिया शायद इस सिचुएशन से काफी अच्छे से निकल सकती है। अगर ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक ना टिकी, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्राइसिस जुलाई के बियॉन्ड शायद वो सिचुएशन काफी ईज हो जाएगी। कि जैसा आप खुद कह रहे हैं कि जो पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट वाला जो गल्फ वाला जो इशू आया, सब कुछ वो हमारे पास ज़्यादा करके उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर मार्च में आया। तो चलिए, शायद आखिरी में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा और क्वार्टर क्लोज हो गया होगा, लेकिन क्या अभी करंट क्वार्टर में या आने वाले एक और क्वार्टर पे उसका इम्पैक्ट फिर विजिबल होगा हमारी ग्रोथ के ऊपर? बहुत ही चांसेस हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन पे तो सबसे पहले वो दिखेगा, क्योंकि अभी फ्यूल प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट, मतलब मई ऑनवर्ड से तो फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। तो उसके तो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज काफी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स घटे हैं। इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ गया है। हमारी करेंसी भी काफी डेप्रिशिएट हुई है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। सो अगर नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो करते हैं, अगर घट गया, तो वो उसका जीडीपी पे भी बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपका नॉट प्रोडक्शन में पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो इतना स्ट्रांग रहा है, सडनली अगर इनपुट मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाए और उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इमीडिएटली वो कॉस्ट कंज्यूमर पे पास नहीं कर सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनको वो अपना मार्जिन्स पे काफी इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, और जिसकी वजह से अगर इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पे। और कंज्यूमर डिमांड ऑफ कोर्स, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है और आगे जो एल नीनो की सिचुएशन आने वाली है, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सब रिस्क काफी हैं, जो कि इकोनॉमिक आउटलुक को थोड़ा मॉडेस्ट रखती है। इनफैक्ट आज आरबीआई ने भी जो अनाउंस किया, उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट 6.9% से 6.6 घटा दिया है, ये मान के कि ये सिचुएशन अब एटलीस्ट इस साल तक इकोनॉमिक आउटलुक को इम्पैक्ट करेगी। थैंक यू रुमकी, बहुत डिटेल में ये बातचीत आपने हमारे साथ की, एक एनालिसिस दिया इन नंबर्स का क्या मतलब है, किस कारण से ये नंबर्स इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और अब आगे
इन नंबर्स को लेकर क्या तस्वीर बनेगी। अब तक तो बहुत अच्छा प्रदर्शन ये हमने देख लिया Q4 और ओवरऑल जो पूरा नंबर आया है FY26 के लिए वो भी सेटिस्फैक्ट्री कहा जा सकता है, लेकिन असली चैलेंज यहाँ से शुरू होगा क्योंकि अब करंट फिस्कल में और उसके आगे आपको उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों के लिए एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो देखिए जीडीपी के बड़े नंबर जिनका इंतजार था Q4 के लिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है वो 7.7% पर 7.8% आई है। अनुमान था 7.3% का, तो एक अच्छा नंबर है। वहीं अगर वित्त वर्ष 2026 की पूरे की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ आया है 7.7% पर, जो कि अनुमान था 7.5% पर। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर्स को रिवाइज किया गया। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो भी 8.9% पर आया, जो कि एक हेल्दी नंबर कहा जा सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट कि जीवीए 7.9% पर है, तो ये दिखाता है कि इंटरनल कैपेबिलिटीज देश की कितनी अच्छी हैं। 3 नंबर जिन पे बड़ा फोकस था, इंडस्ट्री का भी नंबर आ गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.3% पर रही है, जो काफ़ी अच्छी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 7.3%, कंस्ट्रक्शन 8.4% और सर्विसेज ने तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट को टच किया 9.9% पर। ये जो 3 बड़े फैक्टर्स या नंबर्स टू वॉच थे, वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई अर्थव्यवस्था नजर आई है, तमाम बाधाओं के बावजूद, जो कि देश को या ग्लोबल क्राइसिस जिसे हम इस वक्त कहें वो थी। तो एक अच्छे नंबर यहां पर जीडीपी के आते हुए, चाहे Q4 की बात करें या ओवरऑल वित्त वर्ष 2026 के लिए। एक छोटा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद और महत्वपूर्ण खबरें, आरबीआई पॉलिसी से और कुछ बड़ी बातें, साथ में थोड़ा और एनालिसिस जीडीपी नंबर्स का आपके लिए। वेलकम बैक। फटाफट आपको बता देते हैं कि आज के 2 बड़े हमारे टॉप प्रोग्राम्स के आवाज अड्डा में आज हम चर्चा कर रहे हैं FIIs पर सरकार ने जो एक्शन लिया है, क्या उससे इकोनॉमी और बाजार को एक मजबूती मिलने वाली है। और हाँ, फ्लेक्सी फ्यूल पैसा वसूल 557 पे जरूर जुड़िएगा। ये आज की खास पेशकश होगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कि अब फ्लेक्सी फ्यूल वाली कारें आ गई E20 से E85 पेट्रोल तक। क्या ये गाड़ियां वाकई में किफ़ायती होंगी और कितने में आएंगी, कैसे मिलेंगी, लेना फायदेमंद होगा कि नहीं, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 557 पर। और इसके बाद आज का आवाज अड्डा तो बहुत सारा एक्शन हुआ है। जब इकोनॉमी के फ्रंट पर जीडीपी के नंबर्स आ गए हैं, FIIs के लिए बड़ा कदम उठा लिया गया है, चाहे सरकार की तरफ से, चाहे आरबीआई की तरफ से। इकोनॉमिक पॉलिसी में भी बहुत सारे इंसाइट्स है, सबको मिला के बात होगी आज के खास आवाज अड्डा में। FIIs का बड़ा कदम, इकोनॉमी को दम। आज का आवाज अड्डा 757 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।